हाँ तो बच्चों, पिछले टर्म पे हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। या सॉल्व करके उसके अंदर क्या ट्रिक्स थी, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, या एनसीईआरटी की बुक समझने में बच्चों के लिए बहुत कठिन क्यों होती है, उस पर मैंने चर्चा किया, आपको दिखाया। मेरी यह कोशिश होगी कि मैं एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल हैं उन पर जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, कई ऐसे माइन्यूट पॉइंट्स हैं जिसको बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उनको समझाते हुए मैं आगे बढ़ूं। तो आज मैं तैयार हूं कूलाम का नियम पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए। आइए हम सभी लोग एक साथ मिलकर पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। आप लोगों ने न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जरूर पढ़ा होगा। और न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दो द्रव्य कणों के लिए होता है। दो द्रव्य कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक वैसे ये भी है। ये दो द्रव्य न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम था। यह m1 है, ये m2 है, इन दोनों के बीच की दूरी r है। तो ये दोनों द्रव्य कण अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को खींचते हैं। तो इसका फार्मूला होता है F is proportional to m1 m2 upon r square, या F is equal to some constant g into m1 m2 upon r square। यहाँ पर ये g जो होता है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ठीक इसी तरीके से कूलाम ने भी दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में बताया। वो भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। अर्थात व्युत्क्रम वर्ग के नियम का होता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का मतलब है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दोनों में अंतर क्या है कूलाम के नियम में? इसमें एक गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण का होता है। इसमें प्रतिकर्षण दो द्रव्य कणों के बीच में प्रतिकर्षण नहीं होता है। लेकिन कूलाम के नियम में दो आवेश होंगे, यदि एक ही प्रकृति के होंगे तो उन दोनों में प्रतिकर्षण होगा। ऋण ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, धन धन आवेश दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन यदि धन और ऋण हो गए या ऋण और धन आवेश हो गए तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इसके लिए कूलाम ने नियम क्या दिया? कूलाम ने बताया कि यदि दो आवेश, सपोज दैट कि यह Q1 है और ये दूसरा आवेश प्लस Q2 है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम r ले लें, स्मॉल r। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और तो प्रतिकर्षण बल इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होगा। इधर भी बल F लिखेंगे, इधर भी बल F। दोनों एक दूसरे पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाएंगे। उस बल के बारे में, उस बल को कूलाम का बल कहते हैं, कूलाम बल कहते हैं या वैद्युत बल कहते हैं। तो कूलाम ने बताया कि दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात F is proportional to Q1 Q2, इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर F is proportional to 1 upon r square। इन दोनों को यदि कंबाइन कर दिया जाए तो आपको मिलेगा F is proportional to Q1 Q2 upon r square।
या F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहां K एक नियतांक है, K बराबर नियतांक, इसका मान टेंडम मान लिया जाता है या माना गया है। तो इसका मान कितना है? इसका मान होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। यदि इन दोनों आवेशों के मध्य निर्वात हो या वायु हो तब यह फार्मूला होता है, या तब के का मान जो होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, पर कूलाम स्क्वायर। बाद में यहां पर ये इसी के जगह पर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 को लिखा जाने लगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये एप्सिलॉन 0 क्या कहते हैं? एप्सिलॉन 0 को कहते हैं निर्वात की वैद्युत शीलता। निर्वात की वैद्युत शीलता या वायु की वैद्युतशीलता या मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता या वायु की वैद्युतशीलता, वायु की वैद्युतशीलता या मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता एनसीईआरटी की बुक में इसी एप्सिलॉन 0 को लिख रहा है इक्वेशन 1.2 के आगे। ये एप्सिलॉन 0 ये सब लिखते हुए लिख रहा है कि इसको परावैद्युतांक भी कहते हैं, परावैद्युतांक भी कहते हैं, लेकिन बच्चों इसको परावैद्युतांक नहीं कहा जाता है। कहीं गलती से हो गया होगा, गलती से लिख गया होगा, ये इसको एप्सिलॉन 0 को परावैद्युतांक नहीं कहते हैं। एनसीईआरटी की बुक में इक्वेशन 1.2 के बाद लिखा गया है ये। अब आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर इस इक्वेशन में K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जब हम रखेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा, मैं बना रहा हूं उसको, और किताब में ये भी लिखा हुआ है, यहां पे मॉड लगा दिया है, मॉड ऑफ Q1 Q2। हो सकता है कि Q1 पॉजिटिव हो, Q2 नेगेटिव हो, या Q1 नेगेटिव हो, Q2 पॉजिटिव हो। कुल मिलाकर के मॉड लगाने का अर्थ यह है कि यहां पर F के परिमाणात्मक मान को ले रहे हैं, F के मैग्नीट्यूड से या F के आंकिक मान से हम संबंध रखना चाहते हैं। इसमें धनात्मक या ऋणात्मक, F की वैल्यू धनात्मक है कि ऋणात्मक है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं। अभी आगे कुछ मिनट बाद जब मैं आपको बताऊंगा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन या सदिश निरूपण, तब आपको इसके डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा, तब इसको यहां से इसको हटाया जाएगा। तो यहाँ पे मॉड ऑफ Q1 Q2, तो यहाँ पे K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब रखेंगे तब कि इस इक्वेशन का स्वरूप क्या हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रा, ये इसकी वैल्यू होती है। तो अब हमारा इक्वेशन किस प्रकार का बन जाएगा? इक्वेशन हमारा बनेगा
हमारा इक्वेशन हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 मॉड ऑफ Q1 Q2/R²। यह फार्मूला तब लागू होता है जब दो आवेशों, ये Q1 है और ये Q2 है, इन दोनों के बीच निर्वात या वायु, इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r, तो इस पर बल F होता है और इस पर भी बल क्या होता है, F इज इक्वल टू मॉड ऑफ Q1 Q2। अभी आपने बताया कि ये प्लस है, इसको जो है प्लस मान करके चला जा रहा है, तो ये है फॉर्मूला। लेकिन यदि इन दोनों आवेशों के मध्य वायु न होकर के यदि कोई दूसरा माध्यम हो, सपोज दैट इसके इन दोनों के बीच में कांच आ जाए या क्या कहा जाता है, मोम रख दिया जाए, इन दोनों के बीच में पूरा, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के हो, इसका मोम का अभी बताएंगे परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युतांक कैपिटल, तो क्या होगा जब इन दोनों के बीच का माध्यम के परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम हो जाएगा, उस दशा में यहां पर यही फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 और K, यहां पर K लिखते हैं मॉड ऑफ Q1 Q2/R², जहां K माध्यम का परावैद्युतांक है। ये परावैद्युतांक कौन सी बल है, इसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूं, पहले इसको मिटा दूं। आप ये देखते होंगे कि दो, एक मैग्नेट ले लीजिए कोई, और एक कोई लोहे का पार्टिकल ले लीजिए, या लोहे का कोई छोटा सा पार्टिकल, दोनों को चिपकाएंगे तो चिपकेगा। एक कागज ले लीजिए, कागज के ऊपर लोहे को रख करके नीचे से आप मैग्नेट से चलाएं तो चलने लगेगा। लेकिन कागज की जगह पर कोई मोटी कॉपी ले लीजिए और उसके ऊपर रख करके चलाइएगा तो आपको यह प्रतीत होगा कि उसके बीच लगने वाला, लोहे तथा चुंबक के बीच लगने वाला बल कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इन दोनों आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रखने पर इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कुछ कम हो जाता है। तो कितने गुना कम हो जाता है, जितने गुना कम हो जाता है वह राशि ही जो है माध्यम का परावैद्युतांक कहलाती है। इस माध्यम के परावैद्युतांक को आगे अगले वाले चैप्टर में डिफाइन किया जाएगा, जब हम पढ़ेंगे वैद्युतधारिता, उस वहां पर चल करके हम आपको डिफाइन करके फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर epsilon के इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, F इज इक्वल टू 1/4πε मॉड ऑफ Q1 Q2/R²। ये जो है जहां एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के या K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अर्थात इस एप्सिलॉन को जो है यहां पर एप्सिलॉन को बोला जाता है माध्यम की वैद्युतशीलता। तो आइए परावैद्युतांक को डिफाइन करें।
किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु की वैद्युतशीलता का अनुपात ही क्या कहलाता है? माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का मात्रक नीचे वाले का मात्रक ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से आपने कूलाम के नियम को चाहे इसका गणितीय रूप चाहे यह लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, ये वाला फॉर्म तब चेंज होता है। यहाँ पर आप मान सकते हैं कि वायु के लिए कैपिटल K इज इक्वल टू कितना होता है? 1। वैसे तो वायु के अलावा और सभी वस्तुओं के लिए K इज ग्रेटर देन 1 होता है। K का मान 1 से अधिक होता है। एक फार्मूला केवल यही, अगर आप इसको याद रखें, वायु के लिए K इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, बीच में इन दोनों के बीच में कोई माध्यम है तो वहां पर K की वैल्यू रख दीजिए, तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। अब आइए हम देखते हैं कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कैसे, कूलाम बल का जो है सदिश निरूपण कैसे किया जाता है, कैसे बल लगता है। तो इसके लिए इसी के आगे मैं एक्सट्रीम करने की कोशिश कर रहा हूं। इस सदिश निरूपण को जानने से पहले दो चीजें जाननी आवश्यक है। ये कभी कभी आप कोई कोऑर्डिनेट, एक तो दो चीजें हैं, एक पहले एकांक सदिश के बारे में जानिए। एकांक सदिश क्या होता है? एकांक सदिश, सपोज दैट कि मान लीजिए कोई वेक्टर, मान लीजिए ये वेक्टर 5 है, तो इसको लिखा जा सकता है कि वेक्टर 5 इज इक्वल टू 5 इंटू वेक्टर 1। वेक्टर 1 में 5 से गुणा कर दिया जाए तो यह वेक्टर 1 अपने लंबाई का 5 गुना हो जाता है। उसी तरीके तो यहां पर वेक्टर 1 इज इक्वल टू वेक्टर 5/5 लिया जा सकता है। इसी तरीके से यदि कोई वेक्टर ए है, मान लीजिए इसकी दिशा में यहां 5 है, इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 खंडों में विभक्त हो गया, तो इसका यूनिट वेक्टर यदि बनाएंगे तो इसका यूनिट वेक्टर ए होगा। इसी की लंबाई का 5 गुना कर देंगे तो वेक्टर 5 मिल जाएगा, 5 इंटू वेक्टर 1। इन द सेम वे वेक्टर ए का एकांक सदिश, किसी भी वेक्टर के एकांक सदिश को जब हम निरूपित करते हैं तो उसको ए कैप द्वारा निरूपित करते हैं। ए कैप का मतलब अगर हम मॉड ऑफ ए कैप निकालें तो मॉड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। एकांक सदिश का मतलब ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 के बराबर हो। तो यहाँ पर इसका परिमाण 1 के बराबर, यहाँ पर इसका भी परिमाण, इसका आंकिक मान 1 के बराबर। क्योंकि इस पे तीर लगा हुआ है इसलिए इसकी दिशा है, हमने दिशा इधर की तरफ बनाया, ऊपर की तरफ बनाया होते तो दिशा ऊपर की तरफ होती। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा जा सकता है वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू वेक्टर ए। यहाँ पर एक न लिख करके इसी वेक्टर ए को निरूपित करने के लिए यहाँ पर ए कैप लिख दिया जाता है। वेक्टर ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए। अब आपको पता होगा यह जो ए केवल लिखा गया है यह वेक्टर ए का परिमाण है। परिमाण मतलब उसका आंकिक मान, यदि लंबाई है तो उसकी पूरी की पूरी लंबाई अंकों में जो उसका मान होता है, तो ये वेक्टर ए का परिमाण है। और ये ऊपर वाला जो है वेक्टर ए है, ये दिशा के साथ है।
तो इस तरीके से आपने ये एकांक सदिश के बारे में जाना। यदि कोई वेक्टर r हो तो r का एकांक सदिश, कोई वेक्टर r हो तो r का एकांक सदिश वेक्टर r का एकांक सदिश, इसको हम डिनोट करेंगे r कैप के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, r कैप इज इक्वल टू वेक्टर r अपान r। यह हो गया एक फार्मूला जहां r बराबर मॉड ऑफ वेक्टर r। आपने सदिश पढ़ा होगा, वेक्टर पढ़ा होगा, तो वेक्टर में आप जानते हैं कि इस वेक्टर का मॉड ले लिया जाता है तो यह केवल इसके मैग्नीट्यूड को बताता है। मैग्नीट्यूड मतलब आंकिक मान को बताता है या परिमाणात्मक मान को बताता है, तो यह r होता है। एक चीज आपको क्लियर होगी एकांक सदिश के बारे में। दूसरी चीज जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, स्थिति सदिश, क्योंकि इसको जानने के लिए इसको जानना जरूरी है, तो उसको जान लीजिए। स्थिति सदिश ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लीजिए यह x है या y है। यहां पर कोई पॉइंट A है जिसका, या पॉइंट A मान लीजिए या उसका दूसरा नाम 1 दे दीजिए, पॉइंट A या 1। तो यहां से मूल बिंदु O को मिलाते हैं एंड एक कोई बिंदु यहां पर है, दूसरा कोई बिंदु वहां पर है। इसको बिंदु 1 मानिए आप, इसको बिंदु 2 मानिए, और ये मान लीजिए कि O से 1 तक की दूरी जो है यह R1 है, या इसको बिंदु हम A मानते थे, इसको बिंदु B भी मान सकते हैं। यहां से यह दूरी जो है R2 है। स्थिति सदिश उसको बोला जाता है। यहां से इस डायरेक्शन में है, थीटा भी हो सकता है एंगल दिया हो, लेकिन वहां भी थीटा की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको स्थिति सदिश, ये वेक्टर R1 कर दें, यह वेक्टर R2 कर दें। तो आप सपोज दैट कि आप AB निकालना चाहते हैं, AB बराबर कितना होगा। हम इधर से इधर वाली दिशा को 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे 2 1, उल्टा लिखते हैं। और 2 से यदि 1 की तरफ जा रहे हैं तो हम इसको लिखते हैं 1। AB इज इक्वल टू हो जाएगा R2 1, 1 से 2 की तरफ है, लेकिन हम लिखेंगे R2 1। R2 1 इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ऐसा लिखा जाता है, लिखा ही नहीं जाता है, इसको सॉल्व करके निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है अभी इसको बताते हैं। और यहाँ पर BA इज इक्वल टू लिखना होगा, तो यहां पर AB, और यहां पर BA इज इक्वल टू लिखना होगा, तो R1 2 इज इक्वल टू वेक्टर R1, यहां पर डायरेक्शन के साथ हम लिखेंगे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। अब इसको लिखा कैसे जाता है, इसको जरा देखिए। ये वेक्टर R1 है, तो यहां पर इसका एरो ऐसे रहेगा और इसका एरो ऐसे। तो यदि हम निकालना चाहते हैं R21, तो ये R21 का मतलब A से B की तरफ, इसको ऐसे जोड़ दीजिए। अब यहां पर कैसे निकाला गया इसको समझिए। इस वेक्टर और इस वेक्टर का एडिशन या जोड़, इन दोनों वेक्टरों का जोड़ है ये देखिए। इस वेक्टर ऐसे गया, एक क्रम से रखे गए हैं, इसके सिर पर इसकी पूंछ रखी गई है और ऐसे है, तो इसका जोड़ इसके बराबर होगा। अर्थात वेक्टर R1 प्लस वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर R2, या वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये है। और इसके ये AB इज इक्वल टू है, लेकिन AB को लिखा क्या जाता है, AB को लिखा जाता है R21
1। इसको ये जो है ए बी को जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है वेक्टर R21 इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। आशा करता हूं कि इसको आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इतनी चीजें जो मैंने बताया है कि वो 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो उसको 2-1 लिखा जाएगा, 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो उसको 1-2 R21 R12। और कैसे ये होता है वेक्टर एडिशन के माध्यम से मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश किया है। यदि आप इसको समझ गए तो कूलाम बल का सदिश निरूपण आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अब इसको देखने का प्रयास कीजिए कि कैसे ये होता है। हाँ, तो अब आइए कूलाम बल का सदिश निरूपण हम लोग देखें। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आवेश जो है प्लस आवेश है, यह प्लस Q1 है, और यहाँ पर कोई दूसरा आवेश है, ये भी प्लस है, और यह Q2 है। यहाँ पर कोई मूल बिंदु जो है ओरिजिन R है, R से इसको इस पॉइंट को मिला दीजिए तो, और R से यहाँ को मिला दीजिए। इसका यह स्थिति सदिश जो है R1 है और इसका स्थिति सदिश वेक्टर R2 है। यह पॉइंट 2 है। यहाँ पर आप एरो चाहे तो लगा सकते हैं। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा एक आप खींच सकते हैं इस तरह से। तो इसके कारण इस पर यह चार्ज नंबर 1, क्योंकि Q1 लिखा हुआ है, दिस इज चार्ज नंबर 2। अब इन दोनों के बीच की दूरी तो R ही है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है यह R है। इसी R को कभी हम R12 को कभी हम R12 लिखेंगे और कभी हम R21 लिखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। किस प्रकार की सिचुएशन है इसको बड़े गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए, इस यहाँ पर इस पॉइंट को के मानने का तात्पर्य है कि यहाँ से इसकी दूरी R1 है, यहाँ से इसकी दूरी R2 है। तो इसको कब R21 लिखेंगे, कब R12 लिखेंगे, उसको अभी आप समझेंगे। यह पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। यहाँ इसके कारण चार्ज 1 के कारण चार्ज 2 पर लगने वाला बल या पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाले बल को हम यह लिखते हैं। यहाँ पर 2 और 1 लिख देते हैं। क्यों 2-1 लिखते हैं? इसका मतलब होता है F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। दूसरे आवेश पर कार्य करने वाला बल पहले आवेश के कारण। इसी तरीके से यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे F1 मतलब पहले आवेश पर कार्य करने वाला बल ड्यू टू चार्ज 2, दूसरे चार्ज के कारण। इसको अब यदि हम इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें, ये इसके ठीक नीचे लाएंगे तो ये अगर हम इस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो R21 उल्टा होगा। अगर हम इस दिशा से उल्टे दिशा से इधर की तरफ आ रहे हैं तो यह दूरी हो जाएगी वेक्टर R12। ये वेक्टर के रूप में लिखा जाएगा। हम चल रहे हैं कूलाम के वैद्युत बल का सदिश निरूपण में, इस कारण हमने इसको ऐसे लिखा है। आइए अब हम इसको लिखने का प्रयास करते हैं कि F21 को लिखने का प्रयास करते हैं। F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R²। अभी आप इतना ही लिखे। अब R में R12 होगा कि R21 होगा, इसको देखना है। F21 की डायरेक्शन इस दिशा में है, अर्थात पहले से दूसरे वाले की तरफ। इधर पहले से दूसरे वाले की तरफ, तो पहले से दूसरे वाले की तरफ भी जाने के लिए जो है 21 का शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हो जाएगा R21। इसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं तो इधर वाली राशि तो सदिश राशि हो गई, लेकिन इधर वाली राशि पूरी की पूरी अभी अदिश राशि है, क्योंकि यहाँ R का स्क्वायर है, उस पर वेक्टर ने बनाया नहीं। तो इसको सदिश राशि बनाने के लिए यहाँ पर R कैप कर देते हैं, एकांक सदिश से गुणा करते हैं।
यहाँ ये जो r यहाँ पर लिखा गया रहता है 2 1, तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर दिया जाता है, यूनिट से गुणा कर दिया जाता है, तो उसके परिमाण में कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अब यह दिशात्मक हो गया, F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इनटू r2। या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं जो किताब में नहीं दिया हुआ है आपके, लेकिन उसको भी, उसका भी रिप्रेजेंटेशन मैं बता दे रहा हूं। F21 इज इक्वल टू 1/4πε0, यहां पर लिख दीजिए Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। ये R21 का कैप इज इक्वल टू होता कितना है, ये हो जाएगा वेक्टर R21, ये वेक्टर है, वेक्टर R21 अपॉन R21। यहाँ ये परिमाणात्मक मान है, या मॉड ऑफ वेक्टर करेंगे तो भी ये दोनों एक ही है, तो इसको लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21, यहाँ पर घात 3 हो जाएगी का Q इंटू वेक्टर R21। एक फार्मूला आपका ये भी हो सकता है और एक फार्मूला आपका ये हो सकता है, आपकी किताब में इतना ही दिया हुआ है। ऐसा भी होता है, इस निरूपण को भी जानना चाहिए। अब क्या, तो आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या यहाँ पर 2 1 है तो यहाँ सदैव 2 1 ही रहेगा, यहाँ पर 2 1 है तो यहाँ 1 2 भी हो सकता है। अगर एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो तो यहाँ पर इसी तरीके से यदि हम लिखना चाहें इसको F12 लिखना चाहें, F21 है, यहाँ पर F12 लिखना चाहें वेक्टर, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप। एक ही फार्मूला हो गया। इन दोनों इक्वेशन को देखने से पता चलता है, या वैसे भी इन दोनों फोर्सेस को देखिए, एक इधर की दिशा में इधर की दिशा में परिमाणात्मक रूप से ये Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर परिमाणात्मक रूप से इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन ठीक अपोजिट है। ये दाहिने साइड में है तो ये बाएं साइड में है, तो लिखा क्या जाता है, लिखा जाता है वेक्टर 1 2 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेक्टर F21। ये लिखने का तरीका होता है, या दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर F12 इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर F21। मॉड लगाते ही ये अपने परिमाणात्मक मान में आ जाते हैं या आंकिक मान में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है कूलाम के नियम के सदिश निरूपण को दर्शाया। कभी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ 2 1 है तो यहाँ 1 2 कैसे होगा, जरा उसको दर्शाइए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी को निगेटिव कर लेंगे, एक को पॉजिटिव कर लेंगे, एक को निगेटिव कर लेंगे। तो यहाँ 2 1 है तो यहाँ 1 2 आएगा। कैसे, इसको भी जरा देख लीजिए आप। इसको माइनस मान लीजिए, निगेटिव मानते ही ये दोनों, इन दोनों में आकर्षण बल हो जाएगा। इधर फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, और इस पे जो हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर निकालेंगे F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब देखिए 2 1 है, इस दिशा में है, तो मतलब 2 से 1 की तरफ है, 2 से 1 की तरफ को 1 2 लिखा जाता है। तो यहाँ पर 1 2 का स्क्वायर, यहाँ पर जब उसको वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पर R का कैप लिख देंगे, यहाँ पर 1 2 लिख देंगे। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है,
इसको एक लिखने का तरीका और भी हो सकता है, चूंकि R12 का कैप इज इक्वल टू माइनस टाइम्स R21 का कैप, ठीक बराबर और विपरीत होता है, अभी मैंने बताया। तो यहां पर लिखा जा सकता है R21 F21 वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। यहां पर चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये परिमाणात्मक मान है R21 का स्क्वायर, यहाँ पर R21 का कैप, लेकिन इसके पहले एक निगेटिव साइन जुड़ जाएगा क्योंकि R21 के जगह पर माइनस होता है, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस आएगा तो माइनस पहले चला जाएगा। तो ये रहा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, बहुल आवेशों के कारण किसी एक बिंदु आवेश पर बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। उसके बाद मैं एनसीईआरटी के जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उसमें जो माइन्यूट चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने 4th लेक्चर में। ये मेरा 3rd लेक्चर था।